आज के प्रोग्राम में जो हमने एक चीज डिस्कस करनी है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो फिर क्या सिनेरियो होगा। तो शहबाज, आई थिंक दो के एक टेम्पटेशन होती है, आपको पता है कि जितने ब्रेकिंग न्यूज और टिकर्स चल रहे हैं, जाहिर है कि लोग जो पॉलिटिकल जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसी चीज को देखना चाहते हैं, बट हमारी कोशिश फिर भी यही होती है कि असल इशू ये नहीं है। जब ये लोग होश में आएंगे तो उनको रियलाइज होगा असल इशू तो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है। तो आई थिंक इट इज वेरी रेलेवेंट कि इस चीज के ऊपर डिस्कस किया जाए, कते नजर इसके कि इसहाक डार साहब तो बड़े कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। डू यू थिंक कि ये उनका जो ऑप्टिमिज्म है ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए है या वाकई हम डिफॉल्ट नहीं होंगे इररिस्पेक्टिव कि हमारा IMF के साथ प्रोग्राम बहाल होता है या नहीं होता? देखिए कामरान, इस वक्त दो कैंप्स हैं। एक जो कैंप है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होगा, और मेजॉरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो इस कैंप में हैं। इवन के इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हाउसेज, रिसर्च हाउसेज सब ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का जो खदशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगले माली साल में। इसमें एक ऐड कर दें कि अगर हम IMF में नहीं जाते, अगर हम IMF में नहीं जाते, अगर चले जाते, इसमें दो इसमें हैं आपकी, सिर्फ IMF ही नहीं, या पाकिस्तान IMF में चला जाए या फिर चाइना, सऊदी अरब या रीजनल ममालिक आपकी मदद कर दें। अगर ये दोनों चीजें नहीं आती, दोनों में से एक चीज भी नहीं आती, तो फिर तो आप निकल जाएंगे ना। चाइना आ जाएगा तो फिर भी आप थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन खतरा रहेगा। आतिफ मियां जो नॉन एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इसके ऊपर अपनी एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स भी किया, तो उसका एक जवाब आज एक बड़ा लंबा चौड़ा दिया आज वजारत खजाना ने, जिसका मतलब ये था कि हम दिवालिया नहीं होंगे। उसका मैं ऑपरेटिव पैरा बाद में हम पढ़ेंगे जब इसको हम वाइंड अप करेंगे इस डिबेट को। दूसरा कैंप हुकूमत का है। हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। हुकूमत ये बारहा ये बात कह रही है, आज भी हुकूमत ने ये बात कही कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया होने से कैसे बचेगा ये हमें हुकूमत नहीं बता। लेकिन इसमें एक और चीज है ना, ठीक है हम दिवालिया नहीं हो रहे और अभी तक शायद जो जितने फोरकास्ट थे खींच तान के हमने ये माली साल तो ऑलमोस्ट हम गुजार लेंगे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? ये भी तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिवालिया होंगे तो कीमत क्या होगी, नहीं होंगे तो उसकी क्या कीमत। नहीं जो अभी हो रहे, क्योंकि आपके चांसेस तो है ना, अभी भी रिजर्व्स आपके पास है नहीं, बाहर से आपको इमदाद कर्जे नहीं आ रहे, तो आप जो डिले कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हमने देख ली कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑफिशियली अगर आप क्या भी लगे फिगर फज भी करके तो 0.3% ग्रोथ आ रही, क्योंकि आपने इंपोर्ट्स को रोक दिया। तो अगर ये सिलसिला पैसे चलाएंगे तो आगे क्या हालात होंगे, कितनी पाकिस्तान में बेरोजगारी होगी, वो सारी चीजें। अब जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास है। फैसला वजीर आजम साहब ने करना है कि वो एक पॉपुलर किस्म का बजट दे के, एक लंबा चौड़ा खर्चे का बिल दे के वो निकल जाते हैं अगला बजट दे के, या फिर वो एक फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट देंगे और उसके बाद को पाकिस्तान को उस तरफ अपना सफर शुरू कर देगा जहां पे वो इकदाम करेगा आप दिवालियों से बचो। अच्छा, ये तो हम आगे चल के बात भी करेंगे। आई थिंक पहले इस पे बात जरूर करनी चाहिए कि इस वक्त जो हमारे मुआशी हालात हैं, आई थिंक खुद जो हमारी जो मईशत है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और जो महंगाई है वो रिकॉर्ड सतह पर है। रुपए की कदर में बड़ी तेजी से बेकदरी हो रही है और अभी तक हम डिफॉल्ट नहीं हुए। अब जरा इस सिनेरियो को सामने रखें कि अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, ऑलरेडी इतनी हाइपर इन्फ्लेशन की बात हो रही है, फिर क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए 1961 से लेकर अब तक 147 हुकूमतों ने डिफॉल्ट किया है। अब एक मुल्क की एक से ज्यादा हुकूमत भी हो सकती है, बहुत सारी कंट्रीज ने एक से ज्यादा डिफॉल्ट किया है। श्रीलंका, जैसे अब पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कभी दिवालियापन पाकिस्तान ने डिक्लेयर नहीं किया सिवाय एक ओकेजन के। श्रीलंका ने भी अपनी हिस्ट्री में कभी डिफॉल्ट नहीं किया था, लेकिन श्रीलंका ने पिछले साल डिफॉल्ट किया और दो बड़े फैक्टर्स थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस। दोनों फैक्टर्स है पाकिस्तान के अंदर, और जो क्रिटिकल जो डिसीजन मेकिंग थी वहां पे वो डिले किया ना सिर्फ, और अब उनको भी IMF का प्रोग्राम नहीं मिला, वो सारी डेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, तो श्रीलंका दिवालिया हो गया। अब अगर दिवालिया होता है तो क्या होगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। एक सोशल इकोनॉमिक तबाहकुन सूरत हाल होगी पाकिस्तानियों के लिए। क्यों? पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही ऐसा, वो इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर दिवालिया होगी तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं सिनेरियोज। पहला जो आपका सिनेरियो ले लेते हैं कि रुपए की कदर के साथ क्या होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बड़ा पॉलिटिकली भी एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है और डायरेक्टली हमारी जिंदगियों को रुपए की कदर इफेक्ट कर रही है। तेल की कीमतों की सूरत में, बिजली की कीमतों की सूरत में, दालों की सूरत में, आपकी बाकी जो खुराकी अशिया उनकी सूरत में, कुकिंग ऑयल ले लें, पेट्रोल ले लें, हर चीज हम इंपोर्ट। सबसे पहला इंपैक्ट तो आना ही यही है कि जब आप डिफॉल्ट करेंगे इसका मतलब है कि आपके पास
इनफ फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, तो डॉलर की जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर जाहिर है कि जो रुपए की कदर है वो बड़ी शार्पली गिरेगी, मतलब ठीक है। श्रीलंका ने जब डिफॉल्ट डिक्लेयर किया उससे पहले श्रीलंका की जो करेंसी की वैल्यू थी, उसके जो हालात खराब होने शुरू हुए, तो 202 श्रीलंका रुपए का $1 था। दिवाली होने से कुछ अर्सा पहले इसकी फिर वो जब ऑफिशियल जिसने डिक्लेयर 314 पे चली गई, फिर ये 370 की पीक के ऊपर गई। कहां से 200 से ये 370 की पीक के ऊपर गई। अभी श्रीलंका ने चूंकि IMF का प्रोग्राम उनका वो अप्रूव हो गया $3 अरब का, तो उनकी जो करेंसी है वो अब आ गई है तकरीबन 298 रुपए के आसपास, ठीक है, श्रीलंका रुपए के आसपास। पाकिस्तान जब डार साहब ने वजारत संभाली तो 184 रुपए का $1 था। जब PTI की हुकूमत आई तो 124 रुपए का था। इन्होंने कहा था कि 184 फिर वो सॉरी नहीं, हाँ 184 था जब PDM की हुकूमत आई। जब डार साहब आए तो ये 240 के आसपास चला गया था। ये वापस आकर रिकवर होता है 218 रुपए के ऊपर। आज इंटरबैंक में 285 रुपए का डॉलर है, ओपन मार्केट में 313 का है, ठीक है। तो क्या रुपए की वैल्यू होगी अगर पाकिस्तान दिवालिया होता है, किसी को कुछ नहीं पता। ये 400 भी हो सकती है, 450 भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है, हम इसकी कोई प्राइस नहीं दे रहे। पहला इंपैक्ट आपका यहां पे आएगा। जब इसके ऊपर इंपैक्ट आपका आएगा तो उसके साथ ही फिर क्या होता है कि फिर आपकी हाइपर इन्फ्लेशन होती है। फिर आपकी प्राइसेस जिस तरीके से आपकी ट्रिगर करेंगी, आप हुकूमत जो है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इस वक्त अपनी 59 साल तारीख की हाईएस्ट है। मतलब मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, ये चीज कह रहे हैं जो सबसे बड़ा इंपैक्ट लोगों को, जो श्रीलंका की एग्जांपल दे लें। श्रीलंका में जब ये मामला हुआ, श्रीलंका भी हमारे जैसा ज़ाहिर है कि इंपोर्ट करते हैं, जो दो चीजें वहां पे इंपैक्ट पड़ा। एक, वहां पे फ्यूल की शॉर्टेज हुई। दूसरा, फ्यूल की शॉर्टेज होने की वजह से जो बिजली घर ज़ाहिर है फ्यूल के ऊपर चलते हैं, तवील दौरानी की लोड शेडिंग हुई और कई कई घंटों लंबी कतारें, कई कई मील लंबी कतारें जो है लोगों को लगना पड़ती थी और वहां पर आपको फ्यूल अवेलेबल नहीं था। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट करते हैं तो यही सिनेरियो हमें नजर आएगा कि बिजली की लोड शेडिंग, हमारे पास फ्यूल नहीं होगा बिजली बनाने के लिए, हमारे पास इतना पैसे नहीं होंगे कि हम फ्यूल इंपोर्ट करें। बिल्कुल यही सूरत हाल होगी। पाकिस्तान दुनिया से मुख्तलिफ तो नहीं है ना, हमारी इकॉनमी तो ज्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। 80% जितनी भी इंपोर्ट्स होती हैं वो आपकी एसेंशियल कैटेगरी में आती है, या रॉ मटेरियल्स हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं या इस किस्म की आपकी फ्यूल और कुकिंग ऑयल टाइप की चीजें हैं। तो जब ये चीजें नहीं आएंगी, और क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि जब आप दिवालिया कर जाओगे तो आपकी तजारत मुतासर होगी। तजारत कैसे मुतासर होगी? अभी आप उधार के ऊपर कोई चीज मंगवा लेते हो, बाहर से आपने कोई चीज लेनी है, बैंक के पास जाते हो, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट खोलता है, उसका आपका एक अकाउंट खुलता है, वहां से आपकी चीज बाहर आती है, उसकी पेमेंट की सेटलमेंट हो जाती है। ये है नॉर्मल बिजनेस। आज भी दो तरह की इंपोर्ट्स हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी इंपोर्ट्स है जहां पे कैश एडवांस में दिया जा रहा है बैंकों को, ठीक है, और ये स्टेट बैंक ने आइडेंटिफाई किया हुआ है वो एरियाज। बहुत सारे केसेस में एलसीज खुल रही है उधार के ऊपर, लेकिन जो गैर मुल्की कोई बैंक है उसको कंफर्म करती है, उसकी वो 8% तक उसकी कॉस्ट लेती है। बहुत सारे केसेस में ऐसे हो रहा है कि आज ओपन मार्केट में रेट 313 है, तो एक साल की अगर कोई एलसी को 6 महीने के उधार के ऊपर खोल रहा है तो उसका रेट 350 लगाया जा रहा है बैंक की तरफ से आज भी। तो इसका मतलब है कि बैंकों का फोरकास्ट यही है कि चीजें खराब होंगी। अच्छा, अगर कल दिवालिया हो जाता है तो जो भी कुछ बाहर से आएगा वो कैश के ऊपर आएगा, और कैश मार्केट में डॉलर तो होगा नहीं, होगा बहुत ही कम होगा। जब थोड़े डॉलर होंगे और डिमांड ज्यादा होगी, खरीदने वाले ज्यादा होंगे, जिसमें हुकूमत भी शामिल होगी, क्योंकि हुकूमत के अपने रिजर्व तो इतने काफी नहीं है, तो फिर प्राइस भी ऊपर जाएगी और हर चीज आपके लिए इंपोर्ट करना भी आसान होगा। तो फिर ये आगे आपके चीज का सवाल का जवाब, फिर तेल के लिए लाइनें भी लगेंगी। बिजली अगर आपको 24 घंटे अभी मिल रही है, या कहीं पे 20 घंटे मिल रही है, कहीं पे 18 मिल रही है, तो फिर शायद आपको 8-10 घंटे बिजली मिले। तो ये चीज ध्यान में रखें कि हर चीज फिर कैश के ऊपर आएगी, और कैश आपके पास होगा नहीं। अगर कैश होता तो डिफॉल्ट क्यों करते? अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले तो आई थिंक अल्लाह करे कि हम डिफॉल्ट ना हो और IMF के साथ प्रोग्राम बहाल हो जाए। मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब ने इस हवाले से भी एक स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग द रिवाइवल ऑफ द IMF प्रोग्राम। तो पहले वो सुन लेते हैं कि इसहाक डार साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं। मैं अभी भी समझता हूँ कि हमारी कोशिश थी और है कि हम दूसरी प्रोग्राम जो है मुकम्मल हो जाए, और जो टाइम अब बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गया है, 30 जून तक इस प्रोग्राम में खत्म होना है। जी, फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब की आपने बात सुनी, तो क्या इंटरप्रेट करेंगे आप? डार साहब ने कहा हमारी कोशिश IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाए, लेकिन उनके लफ्ज इस्तेमाल किया ऑल दो कि टाइम जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, 30 जून को प्रोग्राम खत्म हो रहा है। तो इन्होंने इंडिकेशन दे दी कि IMF का प्रोग्राम तो है, रिवाइव होना जरा मुश्किल हो गया, टाइम शॉर्ट इतना हो गया। कल वैसे इनकी एक मुलाकात भी US एम्बेसडर से हुई है,
और उसमें जो इसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी की, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि जी यूएस एम्बेसडर से बातचीत की गई है, लेकिन अब क्या रिवाइव होता है या नहीं होता एज ऑफ नाउ। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आज 27 मई है और ये प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है 30 जून को। डू यू थिंक ये जो बीच में विंडो है ऑलमोस्ट एक महीना ही है कि इसके अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाए, बोर्ड की मीटिंग भी हो जाए और हमें अगली किस्त भी मिल जाए? डू यू थिंक कि हो सकता है? बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए हमें जो आईएमएफ की रेजिडेंट रेप हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले बताया था कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद मिनिमम 4 हफ्ते और मैक्सिमम 6 हफ्ते चाहिए होते हैं बोर्ड की मीटिंग कॉल करने की। तो अगर आप 4 हफ्ते का भी पीरियड मिनिमम भी ले लें तो वो आपका 27 जून या कह लें कि 30 जून हो गया ना, तो बिल्कुल जस्ट बिफोर द क्लोज ऑफ द प्रोग्राम, एक्सपायरी ऑफ द प्रोग्राम, तो बोर्ड होना कोई मुश्किल बात लग रही है अगर हम सिर्फ टाइम लाइंस की बात करें। ठीक है, लेकिन ये क्या IMF नहीं, लेकिन अगर फर्ज करें कि इसको एक्सटेंड करना है, जैसे ये प्रोग्राम तो हमारा जो ओरिजिनली सितंबर 2022 में खत्म हो रहा था ना, फिर हमने इसको सितंबर में खत्म 2022 में सितंबर 2022 में खत्म, फिर हमने एक्सटेंड करके जून तक किया, तो क्या इस पॉसिबिलिटी है कि 3-4 माह के लिए एक्सटेंड हो सकता है? बकौल आईएमएफ की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव की अभी मजीद एक्सटेंशन की इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक्सटेंशन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाइंड अप हो रहा है प्रोग्राम आपका, और हुकूमत कमजोर है, हुकूमत कर नहीं पा रही, अगला इनका टेन्योर ही 12 अगस्त को कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए मुश्किल है। लेकिन अब अगर डिफॉल्ट होता है तो फिर क्या होता है? सिर्फ यही बात यहाँ पे नहीं रुक जाती। पाकिस्तान की इकॉनमी जो पहली दफा, कुछ लोग कह रहे हैं कि -3 से -0.5% ग्रोथ है, मनफी, हुकूमत कह रही 0.3% ग्रोथ है। तो अगर हम 0.3% को भी ले लें, अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो मैसिव कॉन्ट्रैक्शन होगी, इकॉनमी और सुकड़ेगी और आपकी जो है वो ग्रोथ रेट गिर जाएगा। जब ग्रोथ रेट गिरेगा तो आपका फिर बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ये सारी चीजें अपनी जगह पे होंगी। लेकिन पाकिस्तान अभी भी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन को बचा सकता है। रैशनैलिटी कभी भी प्रिवेल कर सकती है। रैशनैलिटी प्रिवेल करने के लिए नाज़रीन जो मेरे ख्याल में हुकूमत को काम करना चाहिए, कि हुकूमत नहीं करेगी, पाकिस्तान को अब वक्त आ गया फैसला कर ले कि उसको सॉफ्ट या हार्ड डेट रिस्ट्रक्चरिंग पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। जितना कर्जों के ऊपर सूद जा रहा है उसकी मौजूदगी में जितनी मर्जी हुकूमत नए टैक्सेस लगा ले, पाकिस्तान यहां से रिकवर नहीं कर सकता। ये वक्त है कि कमर्शियल बैंकों को बिठाया जाए, उनको कहा जाए कि आपको हेयर कट लेना पड़ेगा, आपका जो प्रिंसिपल हमने कर्जा वापस करना हम इतना नहीं कर सकते, हम इसमें से कुछ रकम आपको वापस नहीं करेंगे, प्रिंसिपल कर्जा आपको कुछ माफ करना पड़ेगा और कर्जों के ऊपर सूद किया जाएगी और कर्जों की अदायगी जो है उसको 3 साल के लिए मेरे ख्याल में कम से कम हुकूमत को सस्पेंड करना चाहिए। डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी इनको बात करनी चाहिए। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, आई एम होपिंग अगेंस्ट द होप, क्योंकि हुकूमत ये बात सुनने को भी तैयार नहीं है। आतिफ मियां ने, जो एक नॉन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे और उसमें कुछ सजेशन इसी किस्म की हुकूमत को दी थी जो मैं बात कर रहा हूं, तो उसका जवाब दिया वजारत खजाना ने रिबटल की सूरत में, और उसका जो एक ऑपरेटिव पैरा है बड़ा लंबा चौड़ा रिबटल दिया। उन्होंने वजूहात बताई हैं कि हम कैसे डिफॉल्टिंग करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। लेकिन एक बात जो आखिर में हुकूमत ने कही है, ये पढ़ के एहसास हो जाता है कि हुकूमत की थिंकिंग क्या है इस वक्त। वो जो उनका स्टेटमेंट आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, कोट एंड कोट, वो ये कह रहे हैं कि व्हाइल कंपेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ गाना एंड श्रीलंका, अभी दोनों ममालिक जो है वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। ही का मतलब यहां वो कह रहे हैं कि आतिफ मियां हैज कंक्लूडेड दैट पाकिस्तान शुड टेक डिसाइसिव एक्शंस, अग्रेसिवली रीस्ट्रक्चर एंड टेक कर्जियस एक्शंस। वो जो एडवाइस दी है आतिफ मियां साहब ने, वो उसको उन्होंने यहां पे कोट किया और आगे से हुकूमत इसको कैसे इंटरप्रेट कर रही है, दिस इज अ वेल्ड सजेशन टू डिक्लेयर डिफॉल्ट। वो तो कह रहे आप, आतिफ मियां पाकिस्तान को कह रहा है कि आप डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दें। ये वजारत खजाना की इंटरप्रिटेशन है उनकी स्टेटमेंट की। अब जवाब आगे क्या दिया जा रहा है, दिस इज अ मिसप्लेस्ड क्रिटिसिज्म मेड फ्रॉम अ प्योरली थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। द जेंटलमैन हैज नो आइडिया how the practical economics operates in practice. His comparison with Ghana and Sri Lanka is also a misplaced given the incomparably small size of their economies and populations relative to Pakistan. तो जितनी भी बात कर लें, लगता है ऐसे ही है कामरान की हुकूमत अभी भी स्टेट ऑफ डिनाइल में और यहां से निकलने से और ये जो